आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वे प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस, जिसकी यूनिट 1 है लोकमत। तो ये इस यूनिट का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के मुख्य साधनों के बारे में, जिसमें हमारा पहला साधन है मानवीय तत्व। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार जनमत का निर्माण करने वाले व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले वो लोग होते हैं जिसमें हमारे सांसद, विधायक और नेता होते हैं। हमारे सांसद, विधायक और नेता जो होते हैं वो जनता तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं टीवी के द्वारा, सार्वजनिक सभाओं के द्वारा, और जनता इनसे काफ़ी प्रभावित होकर अपनी राय बनाती है। सेकंड में हमारा आते हैं व्यापारी वर्ग और छात्र वर्ग। यानी व्यापारी वर्ग और छात्र वर्ग इनडायरेक्ट रूप से इनके साथ मिलकर, यानी सांसद और विधायकों के साथ मिलकर जनता के निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। थर्ड में आती है हमारी आम जनता। आम जनता में जो बुद्धिमान लोग होते हैं, लोग उनकी राय को ही अपनी राय मानते हैं। ठीक है, यानी जो कुछ समझदार लोग होते हैं, अगर उनकी राय अच्छी है या जो भी उनकी राय होती है, उन्हीं को आम लोग मानते हैं। सेकंड है हमारा मीडिया। मीडिया का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है, जिससे लोगों की सोच एवं मतों का इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये जनमत के निर्माण में नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। इसलिए मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। यानी लाखों लोग रोज़ टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल पर और अखबार पढ़ते हैं, और जिससे जनता काफ़ी प्रभावित होती है, और ये लोगों में नकारात्मक और सकारात्मक सोच या राय को पैदा करती है। इसलिए मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा सार्वजनिक सभाएं। समाचार पत्र, टीवी आदि अधिकतर शिक्षित वर्ग में जनमत का निर्माण करते हैं, तो सार्वजनिक सभाएं साधारण अशिक्षित जनता को अधिक प्रभावित करती है। यानी टीवी और समाचार पत्र जो है वो तो पढ़े लिखे लोग इन्हें देखकर न्यूज़ ले लेते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन तक नेताओं के या न्यूज़ वगैरह जो जनता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सार्वजनिक सभाओं का राजनीतिक दल आयोजन करते हैं, जिससे जनता तक अपनी विचार या अपनी नीतियों तक पहुंचा सकें। लोग सार्वजनिक सभाओं में लोगों की बातें सुनकर अपनी राय बनाते हैं। इस प्रकार ये सार्वजनिक सभाएं जनमत का निर्माण करती हैं। यानी लोग जब सार्वजनिक सभाओं में जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी राय, एक अलग राय बनकर निकलती है। इसलिए सार्वजनिक सभाएं भी जनमत का निर्माण करती हैं। अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल समाचार पत्रों द्वारा, सार्वजनिक सभाओं, सम्मेलनों द्वारा, रेडियो टेलीविजन द्वारा तथा घर घर जाकर अपनी नीतियों का प्रचार करते हैं। इस पर ये जनमत को काफ़ी प्रभावित करते हैं और जनमत के निर्माण में भी सहायता करते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है घर घर जाकर न्यूज़ चैनल, टीवी पर और रेडियो पर जाकर अपना नीति, अपने विचार और अपनी विचारधाराओं को बताते हैं, जिससे जनता काफ़ी प्रभावित होती है, और जनता इनसे प्रभावित होकर अपने मत पर निर्णय करती है। ठीक है, इस प्रकार जनमत का निर्माण होता है। पांचवा है हमारा शिक्षण संस्थाएं। स्कूल व कॉलेजों में विद्यार्थी इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि जैसे विषयों पढ़ते हैं, जिनसे विद्यार्थियों के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य, अधिकार, देश की स्थिति, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक विचारधाराओं तथा अन्य बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हम कुछ सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते हैं जो हमें पॉलिटिक्स के बारे में बताती है, और हमें हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, अलग अलग विचारधाराओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इनसे हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है। साथ ही टीचर्स की बातें जो होती हैं, टीचर्स के क्या विचार हैं, उनसे भी हमारे विचारों में परिवर्तन आता है और हमारे विचार उभर कर आते हैं। इसलिए शिक्षण संस्थाएं भी जनमत के निर्माण का एक साधन है। हम आगे चलते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ है हमारा चुनाव। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपने विचार और देश की समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित होता है और चुनाव के द्वारा जनता के विचारों का पता चलता है। यानी जब चुनाव आते हैं, राजनीतिक दल जनता तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, और चुनाव के बाद पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीती, जनता के क्या विचार थे। फिर ये निकल कर आता है कि जनता ने इस दल को चुना, यानी जनमत उस दल के पक्ष में था। इसलिए चुनाव भी जनमत के निर्माण का मुख्य साधन है। अब हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे आदर्श जनमत के निर्माण में आवश्यक अवस्थाएं। यानी एक अच्छे जनमत का निर्माण कैसे हो सकता है, या फिर एक शुद्ध जनमत जिसे कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा। यानी लोगों तक शिक्षा होना, यानी शिक्षा का प्रसार। अगर लोग शिक्षित होंगे, उनके सोचने समझने की क्षमता होगी, लोग सही गलत में अंतर समझ सकेंगे, सरकार की नीतियों, देश की समस्या समझ सकेंगे,
और अपने विचारों को सोच समझकर प्रकट करेंगे और अपनी राय भी। इसलिए शिक्षा का प्रसार जनमत के निर्माण की यानी एक आदर्श जनमत के निर्माण की मुख्य अवस्था है। सेकंड है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया। एक आदर्श जनमत के निर्माण के लिए मीडिया का स्वतंत्र और ईमानदार और निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर मीडिया किसी राजनीतिक दल या किसी पूंजीपति के नियंत्रण में होगी तो एक आदर्श जनमत का निर्माण नहीं होगा। ना तो मीडिया देश की समस्याओं को उठाएगी, ना जनता की समस्याओं को उठाएगी, जिससे जनता में उनसे प्रभावित होकर कुछ राय नहीं निकलेगी फिर, और आदर्श जनमत का निर्माण भी नहीं होगा। थर्ड है हमारा उचित राजनीतिक दल। उचित राजनीतिक दल का मतलब है राजनीतिक दल जो है सिर्फ राजनीति करें, यानी किसी धर्म या जाति सांप्रदायिक ना हो, किसी धर्म या जाति को लेकर लोगों में नफरत ना फैलाएं या किसी धर्म का या जाति का वोट प्राप्त करने के लिए लोगों में घृणा पैदा ना करें। यानी उचित राजनीतिक दल जो होना बहुत ज़रूरी है एक आदर्श जनमत के निर्माण में। फोर्थ हमारा भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। अगर लोगों को भाषण और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें बोलने की आज़ादी होगी, अपने विचार प्रकट करने की, तो एक आदर्श जनमत का निर्माण होगा। अगर लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो जनमत का निर्माण कहाँ से होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आदर्श जनमत के निर्माण में बाधाएं, यानी एक अच्छे जनमत के निर्माण में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। पहला है हमारा गरीबी, यानी गरीबी जो है आदर्श जनमत के निर्माण की सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि एक गरीब इंसान जो होता है वो खाने कमाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, और वो देश की समस्याओं के बारे में या किसी विषय पर अपनी राय क्या देगा। और गरीब लोगों का फ़ायदा राजनीतिक दल उठाते हैं, पैसे देकर उनसे अपना वोट ले लेते हैं ताकि सरकार बना ले। ठीक है। सेकंड है हमारा निरक्षरता। अगर लोग निरक्षर या अनपढ़ होंगे तो एक आदर्श जनमत का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, और वो राजनीतिक दलों के भड़काऊ भाषणों में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए निरक्षरता भी आदर्श जनमत के निर्माण की मुख्य बाधा है। थर्ड है हमारा निष्पक्ष मीडिया का अभाव, यानी अगर मीडिया निष्पक्ष और ईमानदार नहीं होगी तो एक आदर्श जनमत का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है। फोर्थ है हमारा सांप्रदायिक व क्षेत्रीय राजनीतिक दल। जो सांप्रदायिक और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं वो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं रखते, वो क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हैं या किसी जाति या धर्म का वोट प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए अगर सांप्रदायिक और क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं आदर्श जनमत के निर्माण में बाधा डालते हैं। फिफ्थ है हमारा जनता की उदासीनता। जनता की उदासीनता का मतलब है जनता का जागरूक ना होना। अगर जनता जागरूक नहीं होगी ना तो वो देश की समस्या को जान पाएगी, न सरकार की नीतियों को, ना वो सही गलत में अंतर कर पाएगी, क्योंकि जनता को राजनीति में रुचि नहीं होगी। इसलिए वो आदर्श जनमत के निर्माण की मुख्य बाधा बनेगी। ठीक है। इसलिए जनता को आदर्श जनमत में जागरूक होना ज़रूरी है, और जनता उदासीन होगी तो आदर्श जनमत का निर्माण नहीं होगा। हम आगे चलते हैं। जनमत को मापने के तरीके, यानी जनमत को मापने के तरीके क्या क्या हैं। जनमत को मापने का हमारा पहला तरीका है चुनाव। चुनाव के द्वारा जनमत को मापने का ढंग बहुत पुराना है। आम चुनावों के समय सरकार एवं विरोधी दल दोनों की नीतियों की परीक्षा होती है। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग विचारधाराएं एवं लक्ष्य जनता के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, और आशा की जाती है कि जनता इन नीतियों में से किसी एक का समर्थन करे। यानी चुनाव के समय राजनीतिक दल जो हैं अपनी विचारधारा, अपनी नीति और अपनी गारंटी जो है जनता तक पहुंचाते हैं कि चुनाव के बाद हम ये सब करेंगे, और अगर जनता उनमें से किसी एक पर सहमत हो जाती है तो वो उनका फ़ायदा हो जाएगा कि जनता उनके पक्ष में हो जाएगी। अगर जनता उनसे सहमत नहीं होती तो जनता उनके विरोध में वोट करेगी। ठीक है। यदि जनता इन नीतियों से सहमत नहीं होती तो वे उस दल के विरोध में वोट करती है। यानी जनता अगर सहमत नहीं है तो उनके विरोध में वोट करेगी। ऐसा हुआ था 1977 में, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बाद जनता की राय जानने के लिए इलेक्शन करवाए थे, तो जनता ने उसके विरोध में वोट करा था। हम आगे चलते हैं। लेकिन जनमत मापने के इस तरीके के अपने दोष हैं, क्योंकि चुनाव 5 से 6 वर्ष बाद आते हैं। इस बीच जनता को जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यानी चुनाव जो है वो 6 साल बाद होते हैं, तो जनता की राय 5-6 साल बाद ही जानी जाएगी, जो एक दोष माना जाता है। बाकी के 5-6 सालों के अंदर जनता की राय जानने की कोशिश नहीं की जाती। इसलिए जनमत को मापने का जो तरीका चुनाव है वो एक दोष माना जाता है। सेकंड है हमारा नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क भी करना
जनमत मापने का एक साधारण उपाय है। जनमत के चुने हुए प्रतिनिधि नेता द्वारा समय समय पर सीधे नागरिकों से संपर्क करते हैं और जनमत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी जो नेता जो हैं या हमारे प्रतिनिधि एमएलए हैं, सांसद हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, उनके विचार क्या हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए जनमत को मापने का प्रत्यक्ष तरीका जो है वो नागरिकों से संपर्क है। ठीक है, डायरेक्ट संपर्क। थर्ड है हमारा जनमत संग्रह द्वारा। जनमत संग्रह भी जनमत मापने का महत्वपूर्ण उपाय है। यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध जनता से हो, तो उस समस्या पर या प्रश्न पर जनता की राय जानने के लिए जनता के सामने उसे रखा जाता है और जनता का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। इसे ही जनमत संग्रह कहा जाता है। यानी अगर सरकार किसी विषय पर जनता की राय जाननी चाहती है या किसी प्रश्न पर जनता की राय जाननी चाहती है, तो सरकार उसे जनता के सामने रखती है और जो जनता का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय माना जाता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब सिक्किम भारत में शामिल नहीं था, तो भारत सरकार ने सिक्किम का विलय करने के लिए सिक्किम में जनमत संग्रह कराया था, तो वहाँ की जनता इस पर राजी हो गई थी। ठीक है, तो यही हमारा यूनिट 1 ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।